गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। आज हम इस चैप्टर को, जो चैप्टर 1 है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स भी दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इंसान ने पत्थर से औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में उन्होंने आग और शिकार को समझा और नव पाषाण काल में खेती करके एक जगह बसाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। लेकिन संस्कृति यानी हमारा रहने और सहने सहने और सोचने का तरीका जब इतना विकसित हो गया कि बड़े बड़े नगर, व्यापार शुरू हुआ और एक व्यवस्थित ढांचा बना, तब जन्म हुआ सभ्यता का। आज की क्लास में हम दुनिया की उन्हीं महान विश्व की प्रमुख सभ्यताओं की सैर पर निकलने वाले जिन्होंने आज के मानव की बुनियाद रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता शब्द का अर्थ उन संसाधनों और कला कौशल से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और संस्कृति क्या है? संस्कृति है बौद्धिक चिंतन द्वारा जब मनुष्य ज्ञान, नीति, आचरण एवं परंपराओं की मानसिक प्रवृत्तियों का सृजन करता है, वह उसकी संस्कृति है। अब देखते हैं नोट के अंदर। सभ्यता शब्द सभा शब्द से मिलकर बना है। सभा शब्द से मिलकर बना है सभ्यता, इस जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ अनुशासन के वे नियम जिनसे बंधकर मनुष्य समाज में सामूहिक जीवन का आचरण करता है। यदि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं आदि मानव का इतिहास। पृथ्वी की आयु लगभग 1 अरब 85 करोड़ वर्ष की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारी जो अर्थ है उसकी जो एज मानी गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 अरब 85 करोड़ वर्ष की है। इस आदि मानव का विकास काल 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक अनुमानित किया गया है। इस कालखंड को हिमयुग या आइस एज भी कहा जाता है। आदि मानव के विकास की इस दीर्घ यात्रा को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव प्रगति की कहानी को इतिहास कहते हैं। सिंपल अगर वर्ड्स में अगर हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना हो तो मानव की प्रगति के कहानी को इतिहास कहते हैं। जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई विवरण नहीं रखा, मतलब लिखित कोई विवरण नहीं रखा, तो वह प्राग इतिहास कहलाता है। उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। मतलब प्राग इतिहास और प्राग ऐतिहासिक काल दोनों सेम है। अब हम देखते हैं पाषाण युग के बारे में। मनुष्य ने बोलना, आग जलाना सीख लिया, किंतु इसके उपरांत भी वह शिकार करके, मछली मारकर तथा प्रकृति में पाए जाने वाले भोजन को इकट्ठा करके ही जिंदा रहता था। आदि मानव के इस काल को पाषाण युग कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। अब से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से ही मनुष्य तेजी से विकास करने लगा था। उस समय उसने अनेक प्रकार के उन्नत औजार बनाना आरंभ कर दिए थे। इस काल को मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं नव पाषाण काल की डेफिनेशन। इस काल भोजन इकट्ठा करने वाले मनुष्य से भोजन उत्पादन करने वाला बन गया था। जो मनुष्य था, जो भोजन के लिए मतलब इधर से उधर फिर रहा था, तो वो मनुष्य भोजन उत्पादन करने वाला बन गया। मतलब खुद भोजन को क्रिएट करने लग गया।
उगाने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आने लगी, जिससे एक नए युग का आरंभ हो गया। इस युग को नवपाषाण काल भी कहते हैं। अब देखते हैं पुरातत्व, जो मेन डेफिनेशन है उनके बारे में हमें समझना है कि पुरातत्वविद क्या होते हैं, नवपाषाण काल की डेफिनेशन क्या होती है। इनके अंदर हमको डिफरेंस भी देखना होगा, तभी हम इनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चिर अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसायों पर रोशनी डालने के लिए टीलों और खंडहरों के रूप में पुराने स्थानों की खुदाई को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप दिया, मतलब इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ से देखो, टीलों और खंडहरों के रूप में पुराने स्थानों की खुदाई करके जिन विद्वानों ने विज्ञान का रूप दिया उसे, तो वो क्या कहलाया, पुरातत्वविद। मतलब जो पुराने स्थान हैं उन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं, जिसे पुरातत्वविद कहा जाता है। अब देखते हैं पुरातत्व सामग्रियों का काल निर्धारण कैसे होता है। तो सबको पता है ये कार्बन जो 14 पद्धति है, इसके तहत किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु मोटे तौर पर कितनी पुरानी है। इसे तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं। अब देखते हैं हम पाषाण युग को। पाषाण युग का प्रारंभ तब हुआ जब हमारे पूर्वजों में खुरदरे औजार बनाने का कौशल आ गया। इन औजारों में 3 प्रकार के औजार मिलते हैं। मतलब जो पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है वो तब से मानी जाती है कि जब खुरदरे औजार बनाने का उनको कौशल प्राप्त हो गया था। तो पहला है कुठार। किसी वस्तु को काटने में प्रयोग लिए जाते थे। इसको पत्थर के मध्य भाग से ऊपरी पपड़ी उतारकर बनाया जाता था। फिर दूसरा है गंडासे। ये मांस काटने के लिए 1 सेकेंड, ये मांस काटने के लिए काम में लिए जाते थे। अब एक लास्ट रह गया रुखानी या शलकर। इन्हें छीलने के लिए काम में लिया जाता था। इनके किनारे अधिक पैने होते थे। तो ये 3 प्रकार के जो औजार थे इसके अंदर, पहला है कुठार, दूसरा है गंडासे और तीसरा है रुखानी या शलकर। अब देखते हैं कि सामुदायिक जीवन का प्रारंभ पाषाण काल के अंदर कैसे शुरू हुआ। इसी कालखंड से सामुदायिक जीवन का भी प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि सामुदायिक जीवन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, पाषाण कालीन में। उसे यह ज्ञात हो गया कि जब तक वह दूसरों से मिलकर नहीं रहेगा वह जिंदा नहीं रह सकता। इस काल में न तो संभवतः स्वामित्व या निजी संपत्ति की भावना व न ही सामाजिक असमानता का जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि सामाजिक असमानता का जन्म कब हुआ था, तो आप अगर पाषाण काल आए तो आप उसको तो वैसे ही नेगलेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर ये मैंने डिनोट कर रखा है कि इस काल में न तो स्वामित्व या निजी संपत्ति की भावना का विकास हुआ था और न ही सामाजिक असमानता का विकास हुआ था। पाषाणकालीन कला, इसके अंदर मानव ने गुफाओं की दीवारों पर रेखाएं खींचकर चित्र बनाए। कुछ गुफाओं की छतों पर बहुरंगी चित्र मिलते हैं जो चित्र वीथियों के समान लगते हैं। तो इसी के अंदर एक जो एग्जाम्पल है, जो साक्ष्य हमें मिलता है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्र पाषाण युग के समझे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना नोट के अंदर भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो चित्र हमें मिलते हैं कई, जैसे कि एक तो इस तरह का चित्र ऐसे ऐसे मिले हैं, इस तरह के चित्र वहाँ पर मिले हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसके अंदर। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। यह वैसे इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही
मतलब कोई बदलाव आए नहीं थे। यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जिसमें निम्न परिवर्तन हुए। निम्न परिवर्तन यही हुए कि वो संक्रमणकालीन, जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए जो कुछ परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन इसके अंदर आए थे। तो पहला तो है मौसम में परिवर्तन। हिम युग का अंत, आइस एज का समाप्त हो चुका था, आइस एज, वह मौसम गर्म और नरम हुआ। नए पौधे और जानवरों का विकास हुआ। जहाँ पर बर्फ़ रहती थी वो पिघल कर और वहाँ पर खूब सारी घास पौधे इस तरह से उगने शुरू हो गए थे। बहुत छोटे और तेज पत्थर के औजार बनाए गए। इन छोटे औजारों को लघु अश्म कहते हैं। तो मिडिल स्टोन एज के अंदर जो छोटे औजार मिलते हैं उनको लघु अश्म कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि का आरंभ। ठीक है, कृषि का आरंभ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। और पशुपालन भी, जो दोनों कृषि व पशुपालन दोनों होते थे तो उसे मिश्रित कृषि कहा गया था। सबसे पहले कृषि की शुरुआत अरब, थाईलैंड तथा ईरान के सीमाओं पर ऐसी घाटियों में प्रारंभ हुआ जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती, अरब, थाईलैंड, ईरान, यहाँ तक, इन तीन को आपको हाईलाइट करना है। इनकी सीमाओं पर जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। इन प्रदेशों को क्या बोला जाता है, धनवाकार उपजाऊ प्रदेश भी इन्हें बोला जाता है। इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन्हें धनवाकार उपजाऊ प्रदेश कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बस्तियों का भी विकास हुआ। मनुष्य को फसल तैयार होने तक उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, जिससे चलते फिरते व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ। मतलब एक जगह कृषि की तो वहाँ पे मतलब 6 महीने रुके, फिर दूसरी जगह पर जाके 6 महीने तक वहाँ पे कृषि की। तो इस तरह से चलते व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य ने तेज खेती के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी, जिसे मिश्रित खेती कहा जाता है। कातने और बुनने की कला का प्रारंभ, जो कातने और वह बुनने की कला का प्रारंभ वो इसी काल से मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कातने व बुनने की कला। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद ही सिंधु घाटी में कपास उगाई जाने लगी थी। तो सबसे पहले कपास कहाँ उगाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। फिर इसके अंदर क्या क्या जो इक्विपमेंट्स, जो औजार यूज़ किए गए उसको हम देखते हैं। काटने के लिए सबसे पहले तकली, फिर है तकुआ, और बुनने के लिए करघे। ये तीन इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। काटने के लिए तकली, तकुआ और बुनने के लिए करघे जैसी पेचीदा मशीन के आविष्कार के मानव बुद्धि की महान सफलताएं हैं इस काल के अंदर। तो नवपाषाण काल के अंदर काटने व बुनने की कला का भी प्रारंभ हुआ, बस्तियों का विकास हुआ, कृषि का आरंभ हुआ और पशुपालन भी शुरू हुआ। वैसे माना जाता है कि मध्य पाषाण काल के अंदर शुरू हुआ था पशुपालन, बट जो इसका जो विकसित रूप है वो हमें नवपाषाण काल के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे नवपाषाण काल के अंदर काउंट करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं हम धार्मिक विश्वास के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या जो परिवर्तन आए थे उनको देखते हैं। कोई समूह है यदि किसी पौधे या पशु को अपनी जाति या समूह का चिन्ह मान लेता था तो उसे उस समूह का कुल चिन्ह कहा जाता था। जैसे कि अगर किसी ने जो एक सींग वाला गेंडा है, जिसे एक श्रृंगी जो गेंडा बोलते हैं, अगर वहाँ पर जो मोहर मिली है उसके अंदर इसका जो प्रयोग हुआ है तो उसे हम एक कुल चिन्ह के का मानकर उसको मतलब उसे कुल चिन्ह माना गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। मृत व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कब्रों में दफनाया जाता था। उनका मानना था कि उनकी जो आत्माएं हैं वो फसलों को बढ़ने में सहायता देती है।
इस काल में बस्तियों में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ स्त्रियों की छोटी मूर्तियां मिली है, जिन्हें मातृ देवी भी कहा जाता है। जहाँ पे मोहनजोदड़ो से जो जो छोटी नृत्य की मूर्ति मिली है कांसे की, तो उसके तहत हम इसे एक धार्मिक विश्वास के तहत मानते हैं। पहिए का आविष्कार। इसमें यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया। इसके बाद ही पहिए में इसका प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि वो सेलज गाड़ी एक होती है जो घिसकर चलाई जाती है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये तो उसका हैंडल होता था, और ये उसका इस तरह से वो गाड़ी होती थी बनाई हुई। ये नीचे वाले घिसने के लिए और ये ऊपर उसका सामान रखने के लिए। तो इस तरह से उसको खींचना पड़ता था, जानवरों के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो सेलेज गाड़ी का प्रयोग तो वो पहले से भी जानता था, तो पहिए का प्रयोग उसने बाद में प्रयोग शुरू किया, जब मिट्टी के बर्तनों के बाद में उसको प्रयोग किया। इसके बाद पहिए में करना शुरू किया। तो ये था सबसे बेसिक चीज़ जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं उसके अंदर। अगली क्लास में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका बेसिक सीखेंगे, फिर उसकी एडवांस क्लास आगे आएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।